अब आती है बात क्या, उच्चारण स्थान, यानी कि किसी भी वर्ण को बोलने की जगह, किसी भी वर्ण को बोलने की जगह के आधार पर, किसी भी वर्ण के उच्चारण के स्थान के आधार पर उन वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। और उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का वर्गीकरण होता है वो कितने भागों में होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा भाग कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। संख्या ज्यादा है, रटना नहीं है। संस्कृत में आप सुनते भी हैं या बहुत बार आपको पुरानी किताबें या नई किताबों में कई नोट्सों में सुनने को भी ये मिल रहा है, पढ़ने को भी मिला है, अकुहे विसर्जय कंठे इचुयसाणाम तालु रिटुरसाणाम मूर्धा। एक प्रकार से ट्रिक्स ही मिलती हैं, 100 ट्रिक मिलती हैं। सक्सेस का कोई 100 ट्रिक नहीं होता, हिंदी व्याकरण के संदर्भ में नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता हूं कि व्याकरण जो ऐसा विषय है तो विस्तार से ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि व्याकरण क्या होता है, आगमन निगमन दोनों विधियों से समझ सकता है विद्यार्थी। केवल हम निगमन विधि की बात करें कि नियम देते जाओ और उदाहरण देते जाओ तो भी समझ में नहीं आएगी, केवल उदाहरण देते जाऊं और नियम बताते जाऊं तो भी आगमन से भी समझ में नहीं आती है। इसमें दोनों चीजें साथ के साथ चलती हैं, ध्यान रखना। जब हम भाषा शिक्षण की विद्या पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा आगमन निगमन क्या होती है। फिलहाल हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हम किसी 100 ट्रिक का सहारा नहीं लेंगे, उनसे बचेंगे। 100 ट्रिक किसी की बनी बनाई नहीं होती है, खुद की बनानी है। अब वो जो संस्कृत में है, जो हमारी हिंदी में भी चलती है, सूत्र विधि, सूत्र विधि में जो संस्कृत के व्याकरण के नियमों के सूत्र बना दिए गए थे, उन सूत्रों को हम हिंदी में ऐसे कैसे डाल रहे हैं, ये भी हमारी सबसे बड़ी एक भूल होती है। क्यों? हिंदी भाषा स्वतंत्र भाषा है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, तो इसका स्वतंत्र व्याकरण है, तो इसको संस्कृत व्याकरण के सहारे से क्यों पढ़ाया जा रहा है? अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको आप वो जो शॉर्ट ट्रिक्स के सूत्र होते हैं आपको याद करने के तरीके के लिए बहुत अच्छी बात है, याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनके जो ये 10 प्रकार हैं, इनकी थीम क्या है, वो थीम समझ में आ जानी चाहिए। अगर वो आपको थीम समझ में आ गई, उसके बाद अगर आप 100 ट्रिक वाले वो जो सूत्र हैं, जो सूत्र विधि में जो सूत्र बने हुए हैं मूल व्याकरण में, आप उन्हें भूल भी जाते हो तो आपको किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्णों का 10 भागों में वर्गीकरण करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊंगा। हम सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण स्थान कितने हैं। सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण स्थान कितने हैं, और उच्चारण स्थान कितने हैं के साथ साथ उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान कितने हैं और कौन कौन से हैं उनकी बात कर रहा हूं। ध्यान देना, एक बार मैं इस चीज को हटा करके अलग तरीके से इसको बताऊंगा आपको कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। ये चीज हम हटा करके पहले उच्चारण स्थानों के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, मैं मानव के फेस की आकृति बना रहा हूं, समझो। जैसे ये मानव के मुख की आकृति है, आकार है। हाँ बिल्कुल, इसको समझना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर मानव के मुख का आकार समझना मेरा उद्देश्य नहीं है। हम जो उच्चारण स्थान निकाल रहे हैं, उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कैसे बने हैं, उन उच्चारण स्थानों के संदर्भ में हमें बात करनी है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं और कहाँ कहाँ से बने, कौन कौन से उच्चारण स्थान है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। ध्यान देना कि देखना यहाँ है और महसूस करते चलना है। क्या? जैसे ये होठों के ठीक अंदर वाला भाग जो होता है, यहाँ होते हैं दांत। क्या होते हैं भाई? दंत होते हैं, दांत होते हैं। दंत होते हैं या दांत होते हैं होठों के ठीक अंदर। दांत जिस चीज के लगे हुए होते हैं उस भाग का नाम होता है मसूड़ा। उस भाग का नाम क्या होता है? मसूड़ा होता है। वापस से समझ सकते हैं आप इस चीज को, जो होंठ है, होठों के ठीक अंदर वाला जो भाग है वो है क्या? दांत। ऊपर और नीचे के दांत जिस चीज के लगे हुए होते हैं वो वाला भाग क्या कहलाता है? मसूड़े। क्या कहलाते हैं? मसूड़े। यानी कि दांतों से ठीक ऊपरी भाग क्या होता है? मसूड़ा। अब हमें पता भी नहीं चलता कि मसूड़े कहां पर खत्म हो जाते हैं, कि तालु शुरू हो जाता है, तालवा शुरू हो जाता है जिसको हम बोल रहे हैं। तो तालु या मसूड़ों से ठीक ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तालु। क्या कहते हैं? तालु। तालु जहां समाप्त होता है, कल भी मैंने बात करी थी, यहाँ पर नासिका का छिद्र होता है और उसके बाद यहाँ पर होती है घंटी सी लटकी हुई होती है जिसको बोलते हैं काकल। क्या बोलते हैं? काकल बोला करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि होठों के ठीक अंदर क्या है? ऊपर और नीचे के दांत हैं। दांत जिस चीज के लगे हुए हैं वो है क्या? मसूड़ा। वो क्या है? मसूड़ा। मसूड़ों के ठीक बाद में क्या आ रहा है? तालु। तालु के बाद में इधर क्या आ गई? काकल। अब ध्यान दो, इन दांतों के बाद और इस तालु के नीचे क्या होती है? जीभ, जो कहां जा रही है? गले में। जो कहां जा रही है? गले में। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें। अब समझो इसको कि मानव के मुख में या हम सब के मुख में इस चीज को समझना है कि दांत,
होठों से ठीक अंदर वाला भाग क्या है? दांत। ऊपर के होठ के ठीक पीछे क्या है? ऊपर के दांत। और नीचे के होठ के ठीक पीछे क्या होते हैं? नीचे के दांत। दांत जिस चीज के लगे हुए हैं उसका नाम क्या लेते हैं? मसूड़े, जिसको मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। मसूड़ों के बाद में पता ही नहीं चलता कि मसूड़े कहाँ खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर आ जाता है तालू। क्या आ जाता है? तालू। सबसे पहले क्या लिए? होठ। होठों के बाद में क्या है? दांत। दांतों के बाद में क्या है? मसूड़े। और फिर क्या है? तालू। तालू के बाद में यहाँ होती है काकल। अब देखो, दांतों के बाद में और तालू से नीचे मसूड़ों की सीध से आरंभ होती है क्या? जीवा या जीभ, जो कहाँ जा रही होती है? गले में। जो कहाँ जा रही होती है? गले में। अब हमारा उच्चारण स्थान निकाल रहा हूं, समझो। विचार कहाँ होते हैं? मानव के मन में। विचार कहाँ होते हैं? मानव के मन में। अब ये विचार मानव के मन में है। भाषा कब होती है? जब ये विचार भाषा का रूप धारण करके बाहर आएंगे, या मैं कहूं आवाज का रूप धारण करके बाहर आते हैं, तो जिस माध्यम से आते हैं वो माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। कल की पहले की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई क्या होती है? विचार। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई यानी कि मनुष्य के मन का वह भाग जिसमें आवाज नहीं है लेकिन सोच समझ रहा है, उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? भाव या विचार के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि किसी भी भाव को हम बाहर प्रकट करना चाहते हैं तो जिस माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं वो माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा। अब भाषा के लिए तीन आवश्यक चीजें हैं, या तो आप वर्ण के रूप में बोलोगे, या शब्द के रूप में बोलोगे, और वाक्य के रूप में बोलोगे। क्यों? क्योंकि भाषा के तीन ही तो अंग थे, एक तो वर्ण था, एक शब्द था और एक वाक्य था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ण के संदर्भ में। इसका मतलब कोई भी वर्ण जैसे मन में है, और मन से बाहर आने के लिए हमें कोई भी बात कितनी स्टैंडों से, कितनी जगहों से होकर के बाहर निकल रही है। सबसे पहले कोई भी बात है तो कहाँ, कौन से जगह पे आ रही है? ये कौन सा भाग होता है? कंठ का। ये कौन सा भाग होता है भाई? कंठ का भाग होता है। इसका मतलब कोई भी बात सबसे पहले हम कहां पहुंचाए थे? कंठ पे पहुंचा रहे हैं। एक चीज, नंबर एक स्थान हमारे पास कौन सा प्राप्त हो चुका है? कंठ। रटना नहीं है, इनका क्रम बता रहा हूं, किस क्रम में उच्चारण स्थान आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भाग आ गया? कंठ वाला भाग आ गया। अब कंठ से हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहां पर आते कौन सी चीज आ गई? तालु। क्या आ गया? तालु आ गया। तालुआ जिसको बोल रहे हो। अब तालु यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हो जाता है। वापस से बोल रहा हूं, कंठ। देखो, हृदय में से जो बात आ रही है, मन में से जो बात आ रही है, सबसे पहले कौन सी जगह पे आ रही है? कंठ में। सबसे पहले कहां पे आई? कंठ पे। कंठ के बाद में नंबर 2 पे कौन सा एरिया आ गया? तालु। कौन सा एरिया आ गया? तालु। अब तालु यहां से शुरू हुआ और यहां पर समाप्त हो गया। तालु जहां समाप्त होता है वहां पर पता ही नहीं चलता कि क्या शुरू हो जाता है? मूर्धा। क्या शुरू हो जाता है भाई? मूर्धा, जिसको सरल शब्दों में आप चाहे तो कह सकते हैं क्या? मसूड़े। क्या कह सकते हैं? मसूड़े कह सकते हैं। मसूड़े। सबसे पहले कौन आया? कंठ। कंठ के बाद में क्या आया? तालु। तालु के बाद में क्या आया? मूर्धा। मूर्धा का दूसरा नाम क्या है? मसूड़े। क्या है? मसूड़े। मसूड़ों के ठीक बाद में यहां पर देखो, ये ऊपर और नीचे के क्या है? दांत। दांतों हम क्या कहेंगे? दंत। क्या कहेंगे? दंत। अर्थ के रूप में लिखना चाहो तो क्या कह सकते हो? दांत। अब दांतों के बाद में तीसरा स्थान, चौथा स्थान आ गया। दांतों के बाद में बात कहां आ रही है? ओष्ठ पे। कहां आ रही है? ओष्ठ पे। ये मोटे मोटे स्थान आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखनी है हमने को। सबसे पहले कौन सी चीज लेके आए? कंठ पे। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन सा स्थान आ गया? तालु। तालु के बाद में तीसरा स्थान कौन सा आया? मूर्धा। मूर्धा के बाद में चौथा स्थान क्या आ गया? दंत। और दंत के बाद में पांचवा स्थान क्या आ गया? ओष्ठ। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। क्यों? हम उच्चारण स्थान निकाल रहे हैं, रटना नहीं है। उच्चारण स्थान हमें समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब इनके मैं नाम उल्लेख कर सकता हूं इसी क्रम में। इसी क्रम में नाम लिखेंगे। जैसे इसके अलावा जैसे बात करें, तो है काकल, तो काकल। और ये एक नासिका, यानी कि नाक के छिद्र वाले को क्या कहते हैं? नासिका। अब यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, देखो सबसे पहले हमारा जो नाम आया वो क्या आया? कंठ। सबसे पहले जो हमारे पास नाम आया वो नाम कौन सा निकल के आ रहा है? कंठ। कंठ के बाद में जो दूसरा नाम हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या आया है? तालु। दूसरा नाम हमारे पास जो आया वो क्या आया? तालु। देखो सबसे पहला कौन आया? कंठ। क्रम से चलेंगे, सिस्टम वाइज चलेंगे, क्रम से चलेंगे, तो नंबर 2 पे कौन सी चीज आ गई? तालु। तालु के बाद में देखो, ये तो कंठ, कंठ के बाद में तालु। ये तो कंठ हो गया। कंठ हो गया। कंठ के बाद में नंबर 2 पे कौन आ गया? तालु। नंबर 2 पे कौन आ गया? तालु। तालु के बाद में नंबर 3 पे कौन आ रहा है? मूर्धा। तो हम तीसरा नाम लिख देंगे क्या? मूर्धा। मूर्धा नहीं है, ये मूर्धा है। दे दवात आधा, दे धनुष पूरा। अभी हम लिखेंगे इन वर्णों का मानकीकृत रूप जब आएगा तब आपको मैं बताऊंगा कि वर्णों को आधा कैसे लिखा जाता है, कौन सा वर्ण आधा होता है, कौन सा वर्ण पूरा होता है। हमें जैसे दिखने में दिख रहा है कि दे धनुष वाला दे आधा है और दे दवात पूरा है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। इसमें यहाँ पर दे दवात आधा है और धनुष पे आस्वर जुड़ा हुआ है।
हाँ, बिल्कुल। तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तो हमारे पास तीसरा जो पहला तो आया था कंठ, दूसरा कौन-सा आ गया? तालु, और तालु के बाद में हमारे पास तीसरी जगह कौन-सी आ गई? मूर्धा। तीसरी जगह कौन-सी आ गई? मूर्धा। मूर्धा के बाद में हमारे पास चौथा स्थान कौन-सा आ रहा है? देखो, दाँत। नंबर 4 पे मैं नाम लिख सकता हूँ क्या? दंत। नंबर 4 पे हमारे पास नाम क्या आ गया? दंत नाम आ गया। दंत नाम के बाद में देखो ये वाला दंत, मूर्धा के बाद में हम कहाँ आ गए? दंत तक। ये क्रम चल रहा है। नंबर 1 पे कौन आया? कंठ। नंबर 2 पे कौन आया? तालु। नंबर 3 पे कौन आया? मूर्धा। नंबर 4 पे कौन आ गया? दंत। और दंत के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओष्ठ। ये कौन सी जगह पे आ जाएगा? 5वें पे। अर्थात नंबर 5 पे अपन कौन सा नाम लिखेंगे? ओष्ठ वाला नाम लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे? ओष्ठ। यहाँ तक आपके समझ में आ गया मित्रों? बहुत अच्छे से समझ लो इसको। ये क्रम एक बार आपके ज़हन में बैठ जाना चाहिए। देखना यहाँ है, महसूस आप अपने फेस में कर सकते हो कि कोई बात है, सबसे पहले हृदय में से आरंभ हुआ तो कहाँ आया? गले का भाग। गले के बाद में कोई भी बात आ रही है तो दूसरा जगह कौन सी आ गई? तालु। दूसरी जगह कौन सी आ गई? तालु। तालु के बाद में कोई भी बात कहाँ पहुंच जाएगी? मसूड़ों पे या मूर्धा में। मसूड़ों के बाद में ठीक अगला भाग कौन सा आ रहा है? दंत वाला। और दंत के बाद कौन सा आया? ओष्ठ का। इसके अलावा एक चीज और बच गई हमारे, जो ऊपर है, जो नासिका का छिद्र है, यानी कि छठा स्थान जो होता है वो क्या होता है? नाक या नासिका। छठा स्थान क्या है? नाक या नासिका। यहां तक आपके समझ में आ चुका हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं मित्रों। बिल्कुल। ये उच्चारण स्थान निकालना बताया कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। यदि मैं सीधे लिख देता कि उच्चारण स्थान 6 है मूलतः, मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 6। हिंदी भाषा शिक्षण विधियां, हाँ बिल्कुल, रीट वाले विद्यार्थी, सी टेट वाले विद्यार्थी ये चीज ध्यान में रखना, उच्चारण स्थानों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान हमारे हिंदी में कौन से आ रहे हैं? मूल उच्चारण स्थान कितने आ गए? 6। कौन कौन से हैं जो आपके सामने हैं और किस क्रम में हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये शिक्षण विधियों में अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण के वर्णों के वर्गीकरण के संबंध में। तो इतना हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत काफी है। आगे बढ़ सकते हैं क्या इसको? हाँ बिल्कुल, ये 5 स्थान हो गए। अब पांचों स्थानों से हमने 5 नाम प्राप्त कर लिए। कौन कौन से नाम प्राप्त कर लिए? पहला तो हमारे पास क्या आ गया? कंठ। दूसरा क्या आ गया? तालु। तीसरा क्या आ गया? मूर्धा। चौथा क्या आ गया? दंत। पांचवा क्या आ गया? ओष्ठ। और छठा क्या आ गया? नासिका। बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब आगे की चीज क्या है। हमारे पास जैसे सबसे पहला नाम क्या आया था? कंठ। दूसरा नाम हमारे पास क्या आया? तालु। तीसरा नाम हमारे पास क्या आया? मूर्धा। चौथा नाम हमारे पास क्या आया? दंत। पांचवा नाम हमें क्या मिल रहा है? ओष्ठ। क्या मिला? ओष्ठ। और छठा नाम मुझे क्या मिला? नासिका। क्या मिला? नासिका। अब यहां से हम इनको विशेषण बनाएंगे। जैसे इन शब्दों के विशेषण बनाना चाहें, जैसे जयपुर वाले को जयपुरी कहते हैं, जोधपुर वाले को जोधपुरी कहते हैं, राजस्थान के निवासियों को राजस्थानी के नाम से जाना जा रहा है, भारत देश के वासियों को भारतीय के नाम से जाना जाता है। तो इसी स्थान के आधार पर इनके नाम बनाना चाहें तो ये तो क्या है? स्थान है। ये तो क्या है भाई? स्थान। और ये क्या हो जाएंगे? नाम। ये क्या होंगे? नाम। उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान के अनुसार नाम। जैसे कोई वर्ण कंठ से बोला जाता है, अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहां से हमारा बिंदु शुरू हो चुका है। क्या? कि जैसे कोई वर्ण कंठ से बोला जा रहा है तो आप उसको कहेंगे क्या? कंठ है। क्या कहेंगे? कंठ है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। कंठ वाले को क्या कह दिया? कंठ है। हाँ बिल्कुल, आगे आपके दिमाग में अपने आप ही नाम आ गए। तालु वाले को क्या कहा? तालव्य। बहुत अच्छी बात है। मूर्धा वाले को क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मूर्धन्य। क्या कह देंगे? मूर्धन्य। और दंत वाले को क्या कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल, दंते कहा जाएगा। ओष्ठ वाले को ओष्ठे। ओष्ठ वाले को क्या कहा जाएगा? ओष्ठे। और नासिका वाला क्या कहलाएगा? नासिके। एक बार वापस से मैं दोहरान करना चाहूंगा क्या कि हमारे पास उच्चारण स्थान कितने आ गए थे? 6। उच्चारण स्थान कितने आ गए थे? 6। और उच्चारण स्थानों के अनुसार ही हमने इनके क्या बनाए हैं? नाम बनाए हैं। हमने क्या बनाए हैं? इनके नाम बनाए हैं। जैसे कंठ वाले का नाम क्या बना लिया? कंठ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वर्ण कंठ से बोला जाता है, यदि किसी वर्ण के उच्चारण का स्थान कंठ है तो उसका नाम क्या होगा? कंठ होगा। हाँ बिल्कुल, यदि किसी वर्ण के उच्चारण का स्थान कंठ है तो उसका नाम उस स्थान के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? कंठ है। यदि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तालव्य। यदि किसी वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है तो नाम क्या रहेगा? मूर्धन्य। दंत है तो नाम क्या हो जाएगा? दंते। ओष्ठ है तो नाम क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और यदि उसका उच्चारण स्थान नासिका है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नासिके। यहां तक समझ में आ चुकी बात। अब बात करते हैं कि 10 प्रकार कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है। आगे बढ़ो। देखो सारणी को हम शुरू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला अपन वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहला कॉलम बना लेंगे क्रमांक संख्या का। उसके बाद अगला जो कॉलम आ जाएगा वो आ जाएगा वर्ण।
वर्ण में यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन दोनों को लिखेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो यह वर्गीकरण है इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर संपूर्ण वर्णमाला या मैं कहूँ हिंदी के वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। और जब भी वर्णों के वर्गीकरण का नाम आता है तो हमारे जहन में इतनी बात आ ही जानी चाहिए कि जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों की चर्चा की जाए तो समझ लेना चाहिए कि वर्णों का जिक्र किया जा रहा है। अगला जो कॉलम होगा वो होगा उच्चारण स्थान का, कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जाएगा। और अंतिम जो होगा वो होगा उच्चारण स्थान के अनुसार इनका नाम। जैसे हमने मूल उच्चारण स्थान 6 निकाले हैं, जैसे कंठ से यदि कोई वर्ण बोला जाएगा तो उसका नाम कंठ्य होगा, तालु से कोई बोला जाएगा तो उसका नाम तालव्य होगा, दंत वाले का नाम दंत्य, ओष्ठ वाले का नाम ओष्ठ्य, मूर्धा वाले का नाम मूर्धन्य, नासिका वाले का नाम नासिक्य। तो इस सारणी को हम भरते चलेंगे और इस सारणी को भरने के लिए भी अपने को कोई सूत्र या किसी प्रकार की कोई शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इधर ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्णों का वर्गीकरण। और वर्णों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि स्वर और व्यंजन दोनों का विभाजन करूंगा, स्वर और व्यंजन दोनों का विभाजन करूंगा। तो जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ, स्वर कौन, व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। इसके अलावा एक अपने पास जो लाइन है वो अंतस्थ वाली, और अंतिम जो लाइन आएगी व्यंजनों में वो ऊष्म वाली। इसके अलावा जो बात करें हम व्यंजनों में तो स्वरों में, तो स्वर कौन कौन से हैं? 11 मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। 11 स्वर: ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इन 11 स्वर और 33 व्यंजनों का हमें क्या करना है? वर्गीकरण करना है। किसके अनुसार? उच्चारण स्थान के अनुसार। जैसे सबसे पहला 1 नंबर पे हम विभाजन आरंभ करें तो वर्ण लें, जैसे स्वरों में से एक समूह उठा लीजिएगा सबसे पहला। तो सबसे पहला स्वर समूह है कौन सा ले लिया? ए और आ, ए और आ। उसके बाद व्यंजनों का एक वर्ग ले लेंगे। सबसे पहला कौन सा वर्ग है? क वर्ग। सबसे पहला हमने जो वर्गीकरण आरंभ किया नंबर 1 पे, तो वर्ण कौन से ले लिए? स्वरों में से उठा लिया। किसको? स्वर ए और आ को एक जोड़ा उठा लिया स्वरों में से। उसके ठीक बाद में हम एक समूह है कहां से ले रहे हैं? व्यंजनों का। और व्यंजनों का कौन सा समूह ले लिया? पहला। जैसे पहला जोड़ा स्वरों का उठाया, ठीक उसी प्रकार से पहला जोड़ा ही कहां का लेंगे? व्यंजनों से ले लिया या पहला वर्ग ले लिया। तो ए आ क वर्ग। और इसके अलावा एक हमें वर्ण और लेना है जिसको मैंने अह यानी कि विसर्ग। अयोगवाह वर्णों में 2 वर्ण होते हैं, एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है क्या? विसर्ग। तो विसर्ग को भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है मित्रों, वो सुनो। जब आप संस्कृत के सूत्रों के अनुसार इस चीज का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यदि अपन मूल भाषा या मूल व्याकरण की बात करते हैं तो वहां पर ए आ क वर्ग के साथ विसर्ग और विसर्ग के साथ एक है वर्ण को भी शामिल किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी हिंदी ने इस है वर्ण का उच्चारण स्थान अपने आप में एक अलग बता दिया, अतः हम यहाँ पर है को शामिल नहीं करेंगे। कुछ एक मेरे मित्र ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर है भी लिखा जाएगा। हमें सूत्रों में या मूल भाषा की व्याकरण में जब उच्चारण स्थानों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ने को मिलता है तो प्रथम में ए आ क वर्ग और विसर्ग के साथ है को भी शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर है को विसर्ग यहाँ शामिल नहीं करेंगे, इसे पूर्णतः अलग ही रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से ही उच्चारण स्थान भी है, उसका नाम भी होगा जो अभी आ जाएगा। पहले इतना ही ध्यान रखना है। अब हमारे पास नाम आ गया, वर्णमाला आ गई कि स्वर भी आ गया है, व्यंजन भी आ गया है। अगला वर्ण आता है क्या? अगला वर्ग आता है क्या कि उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो प्रथम लाइन स्वर की में से प्रथम समूह उठा लिया और प्रथम वर्ग व्यंजनों का ले लिया। तो पहला उच्चारण स्थान कौन सा था? वापस से मैं दौरान करना चाहूं उच्चारण स्थानों का, तो पहला उच्चारण स्थान तो कौन सा है? कंठ। कंठ के बाद में नंबर 2 पे कौन आया था? तालु। तालु के बाद में तालु समाप्त होते कौन आ गया? मसूड़ा। मसूड़ों के बाद में दंत। दंत के बाद में ओष्ठ और ओष्ठ के बाद में बात कहाँ आ रही है? बाहर। तो इस क्रम को ही दोहराते चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? कंठ। सबसे पहला उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और कंठ वाले को हमें नाम क्या दिया था? कंठ। कंठ वाले को हमने नाम क्या दिया था? कंठ। मेरा कहने का आशय यह है कि स्वरों का पहला समूह है ए आ और उसके बाद में क वर्ग और उसके बाद में विसर्ग। ये तीनों के तीनों जिसमें अयोगवाह ध्वनि विसर्ग क वर्ग संपूर्ण और ए और आ स्वर समूह है, कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है? कंठ्य वर्ण कहा जाता है। अब सवाल किस प्रकार से आता है वो सुन लो एक बार। इसमें
हमें दे दिया जाता है कंठे स्वर है या कंठे स्वर नहीं है। कंठे स्वर होगा कौन कौन से होंगे, तो ए और आ में से एक विकल्प होगा और इसके अलावा 3 गलत उत्तर जो किसी भी प्रकार के विकल्प दिए जा सकते हैं। या कंठे स्वर नहीं है, कंठे स्वर नहीं है तो एक ऑप्शन बना दिया ए का, एक ऑप्शन बना दिया आ का, तीसरा ऑप्शन बना दिया ए और आ दोनों और चौथा बना दिया नन ऑफ दीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो इस उच्चारण स्थान के द्वारा हमें आगे वाले बिंदुओं को सीखने में सहायता मिलती है वो मैं बता देता हूं। जब हम संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे, जब हम संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उस समय एगोस और सैगोस वर्णों का जब योग किया जाएगा, अल्पप्राण महाप्राण का जब योग करेंगे, एगोस और सैगोस का योग करेंगे, तो बहुत बार मैं इनका जिक्र करूंगा कि कंठे स्वर ए हो या कंठे स्वर आ हो, कंठे व्यंजन वर्ग कै वर्ग हो। तो इस प्रकार से इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा उच्चारण स्थान ले रहे हैं दोस्तों। दूसरे उच्चारण स्थान के लिए देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्वर। तो ए और आ के बाद में क्या आ जाता है, ई और बड़ी ई। कै के बाद में कौन सा वर्ग आएगा, च वर्ग। नियमित लेंगे, कंटिन्यू लेते रहेंगे। ए प्रथम लाइन यदि हमें याद है, और प्रथम लाइन में याद करने का कुछ नहीं है, शुरुआत आरंभ से करेंगे। देखो सारणी बना ली, सारणी को हमने बढ़ना आरंभ किया तो सबसे पहले क्या लिया, स्वरों से शुरुआत करी। क्योंकि पढ़ने में भी अपन स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, पहले स्वरों को पढ़ा जाता है उसके बाद हम व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रथम जोड़ा स्वर समूह लिख दिया ए और आ का। उसके बाद व्यंजनों का एक वर्ग लिख दिया और अंतिम वर्ण क्या लिख दिया, या अंतिम स्वर ध्वनि मैंने क्या लिख दी, विसर्ग की जो अयोगवाह ध्वनि होती है। उसके बाद उसका मैंने उच्चारण स्थान क्या लिखा, कंठ। और कंठ को बोला का, कंठ से बोलने के कारण इन वर्णों को नाम क्या दे दिया, कंठे। अब दूसरा जो वर्ग ले रहा हूं, दूसरी जो वर्णमाला का जो अपन वर्ग बना रहे हैं, सारणी का जो दूसरा समूह बना रहे हैं, उसमें स्वरों में से तो क्या ले लिया, ऋस्व ई और दीर्घ ई। कै के बाद में कौन सा वर्ण ले लिया, च वर्ग। अब ध्यान देने वाली बात है, हम वर्ग भी उठा रहे हैं व्यंजनों के और स्वर भी ले रहे हैं, लेकिन अंतस्थ और ऊष्म में से हमने कुछ नहीं लिया। वापस से समझना, कै वर्ग में या कंठे वाले वर्ग में हमने क्या लिखा, स्वरों का प्रथम समूह ले लिया और व्यंजनों का भी प्रथम वर्ग ले लिया। स्वरों का प्रथम समूह ले लिया ए और आ, और व्यंजनों का प्रथम वर्ग ले लिया कै वर्ग। इसके अलावा एक अन्य ध्वनि अपने और कौन सी लिखी है, विसर्ग वाली। पहला उच्चारण स्थान कौन सा था, कंठ, तो इसके लिए उसका नाम क्या हो गया, कंठे। अब दूसरा स्वर समूह हम क्या ले रहे हैं, ई और दीर्घ ई। और ऐसे ही हम व्यंजनों में से भी कौन सा ले लिया, च वर्ग। अब च वर्ग व्यंजनों का ले लिया हमने, तो इसके बाद में अंतस्थ और ऊष्म वर्णों में से भी हम एक एक वर्ण लेंगे। अब अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, मैं वो चीज एक बार यहां पर लिख देता हूं। अंतस्थ और ऊष्म में कौन कौन से आएंगे उनका ध्यान देखें एक बार। अंतस्थ में आता है य, रे, ले और वे। य, रे, ले और वे। और ऊष्म वर्ण हैं अपने पास से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है। वापस से समझिए, जो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हमने किया था, तो 5 वर्गों के बाद अंतिम वाली 2 पंक्तियां हमने एक तो अंतस्थ के नाम से जानी थी और एक ऊष्म के नाम से जानी थी। वर्गीकरण में ध्यान दें, वर्णों में से हमने स्वरों में से तो क्या उठा लिया, ई और बड़ी ई। उसके बाद में व्यंजन वर्ग कौन सा ले लिया, कै के बाद में च वर्ग। यहां पर कौन कौन से वर्ण उठा लेंगे, अंतस्थ का य और ऊष्म का श। अर्थात यहां लिख दिया जाएगा य और य के बाद में एक पहला से। अंतस्थ में से भी पहला वर्ण ले लेंगे और उसमें से भी पहला वर्ण ले लेंगे। दूसरा उच्चारण स्थान हमारे पास कौन सा था, तालु। और तालु से बोले जाने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, तालव्य। क्या नाम हो जाएगा, तालव्य। उसी क्रम में हमें चलना है। उसके बाद में नंबर 3 पे देखो, ई और बड़ी के बाद में स्वर समूह कौन सा आएगा, ऊ और बड़ा ऊ। अब इससे ठीक पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जब स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 4 स्वर होते हैं जो वृत्ताकार स्वर होते हैं, ओष्ठाकृति को गोल कर देते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता प्रतीत होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऊ और बड़ा ऊ जब उच्चारित किया जाता है, ऊ और बड़ा ऊ जब उच्चारित किया जाता है तो हमारे ओष्ठ क्रियाशील होंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ स्वरों में गिने जाएंगे। ऊ और बड़ा ऊ कौन से में आएंगे, ओष्ठ में। इसका मतलब यहाँ ऊ और बड़ा ऊ को शामिल न करते हुए आगे वाला स्वर समूह उठाएंगे कौन सा, री। अर्थात तीसरी पंक्ति में जो स्वर लेंगे वो कौन सा लेंगे, री। और च के बाद में व्यंजनों का वर्ग कौन सा आएगा, ट वर्ग। य के बाद में क्या आता है, रे। और से के बाद में कौन सा से आएगा, षटकोण वाला से। और तीसरा उच्चारण स्थान क्या था, मूर्धा। और मूर्धा को हम क्या कह देंगे, मूर्धन्य। मूर्धा से बोले जाने वाले
वर्णों को हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य। ये 3 कॉलम हमारे बन चुके हैं। उसके बाद में हम बात करें नंबर 4 पे, तो ध्यान देना री के बाद में ए, ऐ, ओ और औ को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। हम बात करें मूल व्याकरण में, मैंने कल भी आपको इसका जिक्र किया था जब स्वर पढ़ रहे थे कि मूल व्याकरण में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें हिंदी के 11 के साथ साथ 2 स्वर और होते हैं, जिसमें एक तो आता है दीर्घ री, जिनमें एक तो आता है कौन सा, दीर्घ री, और एक स्वर आता है ली। यदि स्वर आपसे पूछ लिया जाए कि दंते वाले समूह में स्वर कौन सा आता है, तो दंते वाले स्वर में जो समूह आता है वो कौन सा आता है, ली स्वर। और व्यंजनों का कौन सा वर्ग आएगा, तय वर्ग। व्यंजनों का कौन सा वर्ग आएगा, तय वर्ग। रे के बाद में क्या आता है, ले। रे के बाद में क्या आता है, रे। और से के बाद में कौन सा से आ जाएगा, दंते वाला से। और ये वर्ग कहां से बोला जाता है, दंत से, और दंत से बोला जाने के कारण इसका नाम क्या होता है, दंते होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद में नंबर 5 पे ए, ऐ, ओ और औ, इन चारों स्वरों का जिक्र बाद में करेंगे। केवल व्यंजनों का लेंगे तो व्यंजनों का बचा हुआ वर्ग कौन सा है, पे वर्ग। व्यंजनों का बचा हुआ वर्ग कौन सा है, पे वर्ग। लेकिन पे वर्ग को जैसे हम लिखना चाहें, 5वां उच्चारण स्थान में पता है, देखो कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद में क्या आ रहा है, ओष्ठ। और ओष्ठ का नाम आते ही स्वर समूह जो छोड़ रखा है हमने कौन सा, ऊ और बड़ा ऊ। ऊ और बड़ा ऊ स्वर समूह लिख दिया जाएगा। और इसके बाद में तय के बाद में कौन सा वर्ग आएगा, तय वर्ग। वह यहां आना चाहिए और है यहां आना चाहिए, उनको नहीं लिखेंगे। केवल इन्हीं चीजों को, ऊ और बड़ा ऊ और पै वर्ग को लिखते हुए हम आगे उच्चारण स्थान पे आएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ। और कहा क्या जाएगा इनको, ओष्ठ। कहा क्या जाएगा, ओष्ठ। यहां तक हम बात करते हैं तो व्यंजनों के 5 वर्ग कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक बार इसको वापस से समझो, ये तो सारणी बढ़ने का एक तरीका था, याद कैसे रहेगी, ये समझ में कैसे आएगी, उस चीज को समझिए। यह क्रम हमें याद रहता है सदैव। क्यों, सबसे पहला उच्चारण स्थान कौन सा था, कंठ। कंठ के बाद में दूसरा कौन सा आया, तालु। तालु के बाद में तीसरा कौन सा आया, मूर्धा। तालु के बाद में तीसरा कौन सा आता है, मूर्धा। मूर्धे को आप कह सकते हैं क्या, मसूड़े। मूर्धा या मसूड़ा। और चौथा उच्चारण स्थान कौन सा आता है, दंत। और 5वां उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ। इनका क्रम भी यही था, सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद मसूड़ा, मसूड़ों के बाद में दंत, दंत के बाद ओष्ठ। और इन वर्गों का देखो, कै, कै के बाद में चे, चे के बाद में टे, टे के बाद में तय और तय के बाद में पे। अर्थात हिंदी वर्णमाला में हम जब व्यंजन पढ़ते हैं तो इन वर्गीय वर्णों का क्रम यही होता है। सबसे पहले कै वर्ग पढ़ा जाता है, उसके बाद चे वर्ग आता है, उसके बाद टे वर्ग आता है, उसके बाद तय वर्ग आता है, उसके बाद पे वर्ग आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्रम में उच्चारण स्थान आते हैं उनमें बिना कोई बदलाव किए हम एक एक वर्ग लिखते जाएंगे। पहले उच्चारण स्थान में पहला वाला वर्ग, दूसरे उच्चारण स्थान में दूसरा वर्ग, तीसरे उच्चारण स्थान में तीसरा वर्ग, चौथे उच्चारण स्थान में चौथा वर्ग और पांचवें उच्चारण स्थान में पांचवां वर्ग। इसके अलावा बात करें स्वरों की तो पहला समूह है पहले उच्चारण स्थान के साथ, दूसरा स्वर समूह है दूसरे उच्चारण स्थान के साथ। ऊ और बड़ा ऊ हम ओष्ठ होने के कारण या वृत्ताकार स्वर होने के कारण इनको ओष्ठ में लिख देंगे। तो उसके बाद में बचा हुआ री कहाँ आ जाएगा, मूर्धन्य में। और ली कहाँ जाएगा, जो मूल स्वर है या संस्कृत भाषा का स्वर है, ये कहाँ लिखा जाएगा, दंत में। चौथा उच्चारण स्थान हमें पता था वो कौन सा था, नासिका। चौथा उच्चारण स्थान क्या था, नासिका। अब नासिका से कौन सी चीज बोली जाती है वो समझिए। हम विसर्ग तो यहां लिख चुके, अयोगवाह ध्वनियों में विसर्ग का जिक्र तो हम यहां कर चुके। अब बात आती है विसर्ग के अलावा एक अयोगवाह और बच रहा है जिसका नाम है अनुस्वार। जिसका नाम क्या है, अनुस्वार। और अनुस्वार के साथ साथ यदि पूछ लिया जाए कि जैसे कैवर्ग की अण खाली है, चैवर्ग की अण खाली है, टैवर्ग का 5वां अण या तैवर्ग का 5वां न और पैवर्ग का 5वां मैं, जो अनुनासिक के रूप में होते हैं। सभी वर्गों का पंचमाक्षर अनुनासिक के रूप में होता है, या मैं कह सकता हूं कि तद्भव के रूप में अनुनासिक और तत्सम के रूप में अनुस्वार का रूप धारण कर लेता है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जिसको हम अनुस्वार या अनुनासिक से शो कर रहे हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिके। और कहा जाएगा उसको, नासिक्य कहा जाएगा। अर्थात नाक से इनका उच्चारण होने के कारण, नाक से इनका उच्चारण होने के कारण, नाक से उच्चारण होने का संदर्भ यह है कि इनको बोलते समय या इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा का अधिकांश भाग नासिका से बाहर आता है, नाक से बाहर आता है। इसलिए इनका स्थान नासिका माना गया और कहा इनको नासिक किया जाता है।
तो ये 6 मूल उच्चारण स्थान तो समाप्त हो चुके। अभी तक हमें उच्चारण स्थानों का पता भी यही था। इसके ठीक पहले हमने जब उच्चारण स्थानों के बारे में बात की थी, तो मैंने यही बताया था कि सबसे पहले कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है, उसके बाद मूर्धा आता है, उसके बाद दंत आता है, दंत के बाद ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद में हम कौन सा ले लिए, नासिका। या इन्हीं के अनुसार नाम हो गए कंठे, तालवे, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे और नासिक के। लेकिन अभी वर्णमाला पूरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम यहाँ पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्णों का मतलब यह हुआ कि स्वर भी बांटने हैं और व्यंजन भी बांट रहे हैं। अब यहाँ पर स्वरों में कितनों की चर्चा करी है अभी अपन ने? 4 स्वर बचे हुए पड़े हैं। देखो कौन कौन से बचे, एक तो ए और एक क्या रह गया, आई। जो रह गए हैं उनको लिख दीजिएगा, जो भी रहा उसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला स्वर समूह है, कौन सा रहा, ओ और औ का रह गया। 2 स्वर तो ये रह गए, ओ और औ, और 2 स्वर रह गए, ए और ऐ। अच्छा, व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण बच गए हैं? व्यंजनों में कौन कौन से बच गए हैं तो ध्यान दो। सबसे पहले क वर्ग पूरा हो गया, च वर्ग पूरा हो गया, ट वर्ग पूरा हो गया, त वर्ग पूरा हो गया और प वर्ग पूरा हो गया। इसके बाद में बात आती है व्यंजनों में अंतस्थ और ऊष्म की। तो अंतस्थ और ऊष्म में देखो, अंतस्थ और ऊष्म वर्ग के प्रारंभिक तीनों वर्ण यहाँ आ चुके। य, र, ल और व नहीं आया तो व को लिख देंगे। यहाँ पर तीनों से आ गए लेकिन है नहीं आया, तो अंतिम वर्ग में या अंतिम कॉलम में हम किसको लिख लेंगे, है को। मैंने बताया भी था मित्रों आपको कि मूल व्याकरण या संस्कृत व्याकरण के जो सूत्र आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, हमें जहाँ भी पढ़ने को मिलता है देखते हैं कि है को कंठे में लिखा गया है। लेकिन हिंदी एनसीईआरटी की व्याकरण ने इस है का स्वतंत्र उच्चारण स्थान बना लिया है। हिंदी एनसीईआरटी ने इसका स्वतंत्र उच्चारण स्थान बताया है, और वो स्वतंत्र उच्चारण स्थान क्या है उसकी चर्चा करेंगे। पहले यहां तक की सारणी को मैं एक बार वापस से बताना चाहूंगा आपको कि ए और आ प्रथम वर्ग प्रथम स्थान से, दूसरा वर्ग दूसरे स्थान से, तीसरे वर्ग को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ओष्ठ था, फिर री आ गया तीसरे स्थान से, ली आ गया चौथे स्थान से। बचे हुए स्वरों को पढ़ने अलग लिख दिया। इनका उच्चारण स्थान अभी हमें पता नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे इनका उच्चारण स्थान बनाना है। पांचों वर्गों को क्रम से पढ़ेंगे, उसी क्रम में इनके स्थान भी आते हैं। जैसे पहला स्थान पहले वर्ग में, दूसरा स्थान दूसरे वर्ग में, तीसरा स्थान तीसरे वर्ग में, चौथा स्थान चौथे वर्ग में और पांचवा स्थान पांचवें वर्ग में। इसके अलावा जो एकमात्र वर्ण बचता है अनुस्वार, जिसको हमने कहां से लिख दिया, नासिका से। अब बात आ जाती है क्या कि ए, ऐ, ओ और औ का हमें उच्चारण स्थान नहीं पता, कैसे निकालेंगे? इनका उच्चारण स्थान निकालने के लिए हम इधर थोड़ा सा अलग से एक चीज और समझें। देखो, हमने कल पढ़ा था, जब स्वरों का वर्गीकरण मैंने आरंभ किया था, मात्रा के आधार पर जब स्वरों का प्रकार में बांट रहा था, उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ ये चारों के चारों स्वर संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ऐ, ओ और औ ये चारों के चारों क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अर्थात इनके निर्माण में किसका योगदान होता है, ए का योगदान होता है। अब बात करते हैं इन चारों जो संयुक्त स्वर हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ए। ए का निर्माण होता है ए और ई के जुड़ने से। जो गुण स्वर है ए का निर्माण होता है ए और ई के जुड़ने से। अब ए और ई के जुड़ने से ए का निर्माण होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, ए की मात्रा और ई की मात्रा जोड़ लेंगे तो हमें एक मात्रा का पता चल जाएगा। वापस से समझिए इस बात को, ए स्वर छोटा स्वर होता है, ऋस्व स्वर होता है, एक मात्रा का स्वर होता है, अर्थात इसकी एक मात्रा पाई जाती है। ई स्वर जो होता है वो भी एक मात्रा का स्वर है, अर्थात छोटा स्वर है। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि इसकी भी एक ही मात्रा मानी जाती है। तो एक की मात्रा कितनी होती है? आप कह दोगे सर 2 होती है। ए की मात्रा कितनी होती है? 2। कैसे पता लगा? क्योंकि ए गुण स्वर है, ए बनता है ए और ई के योग से, ए बनता है ए और ई के योग से। जब ए और ई के योग से ए बनता है तो ए और ई का स्वर जुड़ने से ए के स्वर की मात्राओं का हमें पता चल गया। अब यदि ए और ई के जुड़ने से आप ए बनाते हो, ए की मात्रा और ई की मात्रा को जोड़ करके ए की मात्रा बना लेते हो, तो मैं ये कहूंगा कि ए और ई का उच्चारण स्थान यदि जोड़ दिया जाए तो ए का उच्चारण स्थान पता चल जाएगा। समझ में आई बात? वापस से समझना, ए और ओ है, इन दोनों का हमें उच्चारण स्थान नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि ए और ओ गुण संधि के स्वर हैं, गुण स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, और इनका निर्माण होता है जैसे ए बनता है ए और ई के जुड़ने से। जब ए और ई जुड़ती है तो ए बनता है। कल मैंने आपको जब मात्रा बताई थी उस समय भी एक बात बताई थी कि केरल लिखने के लिए क के ऊपर एक ही मात्रा लगाते हैं, जबकि वास्तव में इसकी मात्रा 2 होती हैं। जब 2 मात्राएं क्यों होती हैं, इस चीज का स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने आपके कल सामने स्पष्ट किया था कि ए स्वर और ई स्वर के जुड़ने से बनता है ए स्वर। ए की मात्रा होती है 1, छोटी ई की मात्रा भी होती है 1। जब ए और ई के जुड़ने से ए बनता है तो ए की मात्रा और ई की मात्रा को जोड़कर आप
ए की मात्रा बना सकते हो। अब हम ए और ई को जोड़ करके ए की मात्रा बना सकते हैं, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान जोड़ के ए का स्थान भी तो बना सकते हैं। अब हमें पता भी है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है भाई, कंठ है। जैसे ये रहा, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और छोटी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो कंठ और तालु क्यों जोड़ा, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, ए प्लस ई। ए बराबर क्या होता है, ए प्लस ई। जब ए और ई के जुड़ने से गुण संधि में ए बनता है, तो इन दोनों का स्थान जोड़कर हम इसका स्थान निकाल सकते हैं। तो ए का स्थान है कंठ, ई का स्थान है तालु। ए और ई का स्थान जोड़ने से जो हमें स्थान प्राप्त होता है कंठ प्लस तालु, तो नाम हो जाएगा इसका कंठ तालव्य। इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। यहां तक समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से अब बात करते हैं हम इसकी ओ की, कि ओ का उच्चारण स्थान हमें पता नहीं है, लेकिन कैसे पता लगाएं। जिस प्रकार से ए और ई को जोड़ करके, जिस प्रकार से ए और ई को जोड़ करके हमने ए का स्थान निकाल लिया, ठीक उसी प्रकार से हमें यह भी पता है कि ओ बनता है, ओ स्वर बनता है ए प्लस उ से। यानी कि गुण संधि में जब ए के साथ उ जुड़ता है, या स्वर संधि में हम पढ़ते हैं ए के साथ जब उ जुड़ता है तो बनता है ओ। क्या बनता है, ओ। ए और उ की मात्रा को जोड़ करके हम ओ की मात्रा बता सकते हैं। जैसे ए की मात्रा एक होती है और ओ की मात्रा भी एक होती है, तो अर्थात इन दोनों की मात्राओं को जोड़ते हैं तो ओ की मात्रा कितनी हो जाती है, 2। इसी प्रकार से इन दोनों स्थानों को जोड़ दिया जाए, ए का स्थान और उ का स्थान जोड़ दिया जाए, तो ओ का स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि ओ बराबर होता है ए प्लस उ। ओ बराबर क्या होता है, ए प्लस उ। और ए और उ का स्थान हमें पता है। जैसे ए का स्थान क्या होता है, कंठ। ए का स्थान क्या है, कंठ। उ का स्थान क्या है, अभी हमने पढ़ा है ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। तो ओ का स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। बहुत कठिन नहीं है ये चीज, इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है। कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ को हम क्या कहेंगे, कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ को हम क्या कह देंगे, कंठोष्ठ। ये कैसे प्राप्त किया, वापस से बता रहा हूं। ए ऐ ओ औ का उच्चारण स्थान कैसे निकालना है। ए गुण संधि स्वर है, ए का निर्माण होता है ए और ई के जुड़ने से। अब ए और ई को जोड़ने से बनता है ए की मात्रा और ई की मात्रा जुड़ने से बनती है ए की मात्रा। यानी कि ए की कितनी स्वर होते हैं, एक। ये एक मात्रिक स्वर है, मूल स्वर है, एक मात्रा वाला स्वर है। छोटी ई भी एक मात्रा वाला स्वर है। तो जब एक मात्रा और एक मात्रा को जोड़ेंगे तो 2 मात्रा, अर्थात ए की कितनी मात्राएं होती हैं, 2। ऐसे ही ए और ई को जोड़कर ए की मात्रा बना सकते हैं, तो ए और ई का स्थान जोड़कर ए का स्थान भी बना सकते हैं। हमने यही किया है, क्या कि ए का स्थान कंठ होता है, छोटी ई का स्थान तालु था। ए और ई को जोड़ करके हमने क्या बना लिया, कंठ तालु, अर्थात कहा क्या उसको, कंठ तालव्य। ठीक उसी प्रकार से ओ बनता है गुण संधि में ए के साथ जब उ जुड़ता है तब क्या बनता है, ओ। ए के साथ जब उ जुड़ता है तो गुण संधि स्वर क्या बनता है, ओ। अब ए का स्थान हमें पता है कि ए कहां से बोला जा रहा है, कंठ से, और उ कहां से बोला जाता है, ओष्ठ से। तो इन दोनों का स्थान जोड़ दिया कंठ ओष्ठ से, अर्थात इसको क्या कहा, कंठोष्ठ है। और वह जो बोला जाता है वो बोला जाता है मित्रों दंत प्लस ओष्ठ से। कहां से बोला जाता है, दंत प्लस ओष्ठ से, और इसका नाम हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या नाम हो जाएगा, दंतोष्ठ नाम हो जाएगा इसका। बहुत अच्छे से देखें इसको, वे का हमें याद रखना है दंत प्लस ओष्ठ से। और जिसकी बात करना चाह रहा था है वर्ण, है वर्ण जो हमारे मूल व्याकरण में, या हम बात करें संस्कृत के सूत्रों में, जब इनको उच्चारण स्थान के आधार पर ये सूत्र हम जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है कि अकु है विसर्ग कंठे, ए कु है विसर्ग कंठे, अर्थात ए के वर्ग है और विसर्ग कंठ से बोले जाएंगे। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि संस्कृत व्याकरण में या मूल व्याकरण में हमें पढ़ने को मिलता है कि है का उच्चारण स्थान कंठ है और का है इसे कंठे जाता है, लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण में इसको एक स्वतंत्र स्थान दिया जाता है। ये बोला जाता है स्वर यंत्र से। कहां से बोला जा रहा है, स्वर यंत्र से। बात आती है कि स्वर यंत्र क्या है, कंठ से ठीक ऊपर और काकल से ठीक नीचे का जो भाग होता है उसको स्वर यंत्र कहा जाता है। और इस वर्ण का जो नाम है वो है अली जिह्वा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, इस वर्ण का जो नाम है वो नाम होगा अली जिह्वा, अली जिह्वा।
अब पूरी की पूरी सारणी में हम सारी वर्णमाला लिख चुके हैं। जैसे मैं आपको एक बार परिचय दे रहा हूं कि कौन कौन सी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण कहाँ लिखे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग के व्यंजनों की। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब जिस क्रम में वर्ग हम पढ़ते हैं, जैसे क के बाद में च के बाद में ट के बाद में त और त के बाद में प, उसी क्रम में देखो इनका स्थान आता है। सबसे पहला स्थान कंठ, दूसरा स्थान तालु, पहला वर्ग पहले स्थान से, दूसरा वर्ग दूसरे स्थान से, तीसरा वर्ग तीसरे स्थान से, चौथा वर्ग चौथे स्थान से और पांचवा वर्ग पांचवें स्थान से। बात आती है स्वरों को कैसे बांटेंगे, तो पहला जोड़ा पहले स्थान से, दूसरा जोड़ा दूसरे स्थान से, तीसरे को आप ओष्ठ में लिखोगे। तीसरे को आप कहां लिखोगे, ओष्ठ में। तो तीसरे को ओष्ठ में लिख देंगे तो ऊ के बाद में बचा हुआ स्वर आ जाएगा री मूर्धा में, और ली आता है दंत में। ली याद रखना, जिसमें ल आता है उसी में ली भी आएगा। लिरी स्वर संस्कृत का स्वर है, ले के नीचे री की मात्रा जोड़ करके लिरी स्वर बनाया गया है। तो ले जिस वर्ग में आता है उसी में क्या आता है, लिरी स्वर भी आता है। और ये कहां से बोला जा रहा है, दंत से। अब बात करें अंतस्थ और ऊष्म की, तो हमने एक ऊपर छोड़ दिया कंठ वाला वर्ग, एक नीचे छोड़ दिया ओष्ठ वाला वर्ग। तो कंठ और ये ओष्ठ वाला वर्ग छोड़ करके इन पांचों में बीच के तीन में इन तीनों को क्रम से लिख देंगे, ये रे ले और से। अब बचे हुए को सबको अलग लिखो। तो देखो अनुस्वार का तो हमें पता है नासिका या नासिके से होता है। अब स्वर हमें क्या बचा, ए ऐ ओ और औ। तो हमने पता लगा लिया कि ए का स्थान ए और ई को जोड़कर, ऊ का स्थान ए और ऊ को जोड़कर, वे का स्थान दंत प्लस ओष्ठ और है को बोला जाता है स्वर यंत्र से, या हम कहें कंठ और काकल के बीच वाले भाग से सबसे ज्यादा क्रियाशील, और इसको नाम क्या दे दिया गया, अलिजिह्वा। ये उच्चारण स्थान के आधार पर क्या था, वर्णों का वर्गीकरण, जिसमें आपके 11 स्वर भी आ गए, 33 व्यंजन भी आ गए। इसके अलावा 2 अयोगवाहों की भी चर्चा हमने की है। जैसे एक तो ये रहा अनुस्वार, और यहाँ पर लिख दिया है मैंने कौन सा, विसर्ग। यहाँ पर लिख दिया है मैंने कौन सा, विसर्ग। अब आपके जहन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि सर आपने स्वरों के साथ जो वर्ण स्वर नहीं है पढ़े जाते हैं, 11 के अलावा जो 2 हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है, उनका स्थान तो आपने बता दिया, लेकिन व्यंजनों के साथ जो संयुक्त अक्षर पढ़े जाते हैं उनका स्थान आपने अभी नहीं बताया है। तो उनका स्थान भी हम निकाल सकते हैं। उनका स्थान निकालने का एक तरीका बता देता हूं आपको मैं। हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते, फिर भी यदि पूछ लिया जाए कि संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान से संबंधित कोई सवाल आ जाता है, तो आपको घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे उनका उच्चारण स्थान निकालोगे। उनका उच्चारण स्थान निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। जैसे एक का उदाहरण लेकर के हम देखते हैं, उसके बाद में पहले उनके टुकड़े समझेंगे संयुक्त अक्षरों के, उसके बाद उनका उच्चारण स्थान समझ में आएगा। जैसे बात करता हूं क्षय, यह एक उच्चारण स्थान है। अक्षय का हमें उच्चारण स्थान पता लगाना हो, क्षय संयुक्त अक्षर का हमें उच्चारण स्थान पता लगाना हो, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्षय संयुक्त अक्षर है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी वर्ण जिसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर जुड़े हुए हो, कम से कम 3 वर्णों के योग से बन रहा है। देखो कैसे, क्षय में है कै, उसके बाद में षटकोण वाला से, और उसके बाद में क्या, ए। अब मित्रों एक बात आपको और ध्यान रखनी है। अब हमें यह पता चल चुका कि कौन सा से कहां से बोला जा रहा है। जैसे यह से शंकर वाला से बोलते हैं, कहां से बोला जा रहा है, तालु से। षटकोण वाला से जिसे बोलते हैं वो कहां से बोला जा रहा है, मूर्धा से। और ये स्लेट वाला से जिसको बोलते हैं, ये कहां से बोला जा रहा है, दंत से। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों के आगे कौन सा प्रत्यय जोड़ के उच्चारित किया जाता है, कार प्रत्यय जोड़कर उच्चारित किया जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, कार। जैसे कैसे, यह क्या है, कै कबूतर नहीं है, ये क्या है, ककार। ये क्या है, चकार। ये क्या है, टकार। ये क्या है, तकार। और ये क्या है, पकार। ठीक उसी प्रकार से ये अकार है, ये आकार है, ये इकार है, ये ईकार है, ये रिकार है, लीकार है, उकार, बड़ा उकार। समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे स्वर को बोलो चाहे व्यंजन को बोलो, वो तो हम सीखने के संदर्भ से या याद करने के लिए क्या कर लेते हैं कि कै को कबूतर से जोड़ लिया, गै को गाय से जोड़ लिया, चे को चरखा से जोड़ लिया, टे को टमाटर से जोड़ लिया। पर वास्तव में टे टमाटर, अगर टे टमाटर, यही अगर टे टमाटर है तो फिर टमाटर को ऐसे लिखने की आवश्यकता कहां पड़ गई। इसका मतलब टमाटर तो यह है, ये तो क्या है, टैवर्ण। और टैवर्ण के साथ हमें क्या जोड़ना है, कार प्रत्यय। अर्थात इसको कैसे बोलेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, टकार। ये क्या है, टकार। ये क्या है, अकार। ये क्या है, चकार। ये क्या है, पकार। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि चाहे कोई सा भी वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, उन सब के आगे हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ के उच्चारित करना है, कार प्रत्यय जोड़कर उच्चारित करना है। जैसे यह भी सकार है, यह भी सकार है और यह भी सकार है। अब कौन सा सकार है, तो इनको इनके उच्चारण स्थानों के साथ जोड़ेंगे। जैसे यह तालु से बोला जाता है तो इसे कहेंगे तालव्य सकार। यह मूर्धा से बोला जाता है तो इसे कहेंगे मूर्धन्य सकार। और यह दंत से बोला जाता है, इसे बोलेंगे दंत्य सकार। ये नाम दोस्तों इसलिए आवश्यक हैं कि जब हम संधि में से वर्ण बदलेंगे, विसर्ग का
आदेश रूप से में करेंगे तो सत्व विसर्ग संधि जहां बनती है उस समय मैं यही कहूंगा कि जैसे तालव्य एगोस के साथ यदि विसर्ग का योग हो रहा है या विसर्ग तालव्य एगोस वर्णों के साथ यदि जोड़ रहा है, योग कर रहा है, तो विसर्ग अपने आप को तालव्य सकार में बदल लेता है। तालव्य सकार का मतलब क्या होगा? यह है से संकर वाला से। मैं कहूंगा यदि विसर्ग के बाद में मूर्धन्य एगोस टेट है या मूर्धन्य से का योग होता है तो मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। मूर्धन्य सकार का मतलब क्या होगा? षटकोण वाला से। और जब दंते का नाम लेता हूं तो वहां पर आएगा कौन सा? स्लेट वाला से। सकार सकार सकार। और कौन सा सकार? तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंते सकार। ये मैंने क्यों बोले? क्योंकि इनको उच्चारण स्थानों के अनुसार संबोधित करेंगे। वजह क्या है वो सुन लो। ये तीनों एक समान तरीके से उच्चारित होने वाली ध्वनियां प्रतीत होती हैं, बल्कि इनका उच्चारण एक समान नहीं है। हम अज्ञानतावश तीनों को से बोलते हैं, से। हम चाहे श की बात करें, चाहे श की बात करें और चाहे से की बात करें, इन सभी वर्णों को दंते से की तरह उच्चारित कर देते हैं। यह हमारी भूल होती है। हम अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध सीखेंगे, शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध सीखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमें से शंकर वाला से बोलना हो तो उसके लिए हमें बोलना होगा तालव्य से, और आगे कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? कार। तो लाइन क्या बन जाएगी? तालव्य शकार। ये कौन सा है? मूर्धन्य सकार। और ये क्या है? दंते सकार। ये कौन सा है? दंते सकार। अर्थात इसका उच्चारण करते समय जीभ दांतों के पास आती है, इसके उच्चारण में जीभ मसूड़ों के पास जाती है, और इसके उच्चारण में जीभ कहां जाती है? तालु के पास चली जाती है। अब बात आती है क्या कि जो संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान हम निकाल रहे थे, जो संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान निकाल रहे थे, तो उस उच्चारण स्थान को हम कैसे पहचान पाएंगे? कौन से संयुक्त अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उस चीज को समझने के लिए मैंने उदाहरण लिया है कौन सा? क्षत्रिय वाला श। कि इस श का हमें उच्चारण स्थान पता नहीं, लेकिन हमें इसका विभाजन पता है कि इसका टुकड़ा होता है क के बाद में षटकोण वाला से, यानी कि मूर्धन्य सकार, और से में क्या जुड़ा हुआ है? ए। अब हमें यह पता चल चुका कि क्षत्रिय वाला जो श संयुक्त अक्षर है, इसमें क और से ये दो तो है व्यंजन और एक क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। जब दो व्यंजन और एक स्वर के योग से कोई वर्ण बन रहा है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान कैसे निकालेंगे? जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, ए का स्थान निकालने के लिए हमें पता था कि ए बनता है ए और ई से, तो इन दोनों को जोड़ करके ए का स्थान निकाला था। वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराएंगे कि हमें पता है क्षय बनता है कै से और ऐसे, तो इन तीनों को जोड़ करके इसका निर्माण किया जा सकता है। तो इन तीनों के स्थानों को जोड़ करके इसका स्थान भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कै कहां से बन रहा है? बोला जाता है कंठ से। मूर्धन्य सकार कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। और ए कहां से बोला जाता है? कंठ से। तो इसके उच्चारण स्थानों का योग, इसके उच्चारण स्थानों के योग का जो क्रम होगा वो क्या क्रम हो जाएगा? जिस क्रम में जुड़ रहे हैं उसी क्रम में इनके उच्चारण स्थान लिखेंगे। जैसे सबसे पहले कौन सा वर्ण आ रहा है? कंठ का। उसके बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है? मूर्धा, क्योंकि सकार कौन सा होता है? मूर्धा से। और उसके बाद में ए कहां से बोला जा रहा है? कंठ से। तो इस क्षय का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ मूर्धा कंठ। इस क्षय का उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों? कंठ मूर्धा कंठ। कैसे हुआ? वापस से सुनिए। हम हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर पढ़ते हैं, क्षय, त्रय, जय और श्री वाला श्रेय। श्री गणेशाय नमः में नहीं आता क्या श्रेय? वो। इन चारों संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान यदि निकालना हो तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि ये चारों संयुक्त अक्षर बनते किन किन वर्णों के योग से हैं। जिन जिन वर्णों के योग से ये बन रहे हैं उन वर्णों को उनके स्थानों के साथ जोड़ लेंगे, और उन वर्णों का जो स्थान होता है वही स्थान इनका माना जाएगा। उन वर्णों का योग के अनुसार जो नाम बन रहा है उसी नाम से इनको संबोधित किया जाएगा। जैसे हमें पता चला क्षय का विभाजन होता है कै, शय और ए, तो हमने क्या किया? कै मूर्धन्य से और कंठस्वर ए का स्थान जोड़ दिया, तो क्या जोड़ा? कंठ मूर्धा कंठ। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धा कंठे। क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धा कंठे। अर्थात अंत में यह प्रत्यय जोड़ते हुए हम क्या कर लेंगे? इसको स्थान का नाम दे देंगे। अब जैसे एक दूसरे वर्ण से और समझो इसको। जैसे मैंने वर्ण लिखा त्रय, दूसरा संयुक्त अक्षर लिख दिया क्या? त्रय। ये भी संयुक्त अक्षर है। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि त्रय बनता है तय प्लस रे प्लस ऐसे। त्रय किससे बनता है? तय प्लस रे प्लस ऐसे बनता है। अब तय, रे और ए का स्थान यदि जोड़ दिया जाए तो त्रय का स्थान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यह कहां से बोला जाता है? दंत से। तय कहां से बोला जाता है? दंत से। रे कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। और ए का हमें पता है ये कहां से बोला जा रहा है? कंठ से। तो इसका स्थान क्या हो गया? दंत मूर्धा कंठ। क्या हो गया? दंत मूर्धा कंठ। और कहेंगे क्या? दंत मूर्धा कंठ है। क्या कहेंगे? दंत मूर्धा कंठ है। इनको आप आगे पीछे मत कर दीजिएगा। आगे पीछे यदि कर देते हैं, जैसे आप ऐसे बोल दो कि मूर्धा दंत कंठ, तो इनका क्रम भी बदल जाता है। मूर्धा का मतलब हो गया पहले आपने रे जोड़ा है, उसके बाद में आपने तय जोड़ा है, जबकि यह क्रम क्या है? एकदम गलत है।
वास्तव में मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको क्या कि संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान यदि हमें प्राप्त करना है तो पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से वर्ण के योग से बन रहा है। जिन जिन वर्णों के योग से संयुक्त अक्षर बनता है उन्हीं वर्णों का योग करते हुए संयुक्त अक्षर के स्थान का प्राप्त किया जा सकता है। जिन जिन वर्णों के योग से संयुक्त अक्षर बनते हैं उन उन वर्णों को उन वर्णों के स्थानों को जोड़कर संयुक्त अक्षर के स्थान प्राप्त किए जा सकते हैं। और यह तरीका हम यहाँ से निकाले हैं। कहाँ से निकाले हैं? जहाँ से हमने ए और ओ का स्थान प्राप्त किया था। एक बार इस पूरी सारणी को वापस से देख सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। जैसे मैं फटाफट से इसको दोहराऊं, शीघ्रता से इसका एक बार वापस से रिवीजन करें। बहुत महत्वपूर्ण सारणी है ये, बहुत ही ज्यादा। हिंदी का वर्गीकरण या हिंदी वर्णमाला के जो वर्गीकरण की बात आती है तो वर्गीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सारणी है ये दोस्तों। देखो कैसे। सबसे पहले बात करते हैं वर्णों में हम वर्गीकरण करेंगे स्वर और व्यंजन दोनों का। जब केवल स्वरों का जिक्र हो तो स्वर की बात करी जाएगी, व्यंजन का जिक्र हुआ तो व्यंजन की बात की जाएगी। लेकिन यदि आपके सामने जिक्र किया जा रहा है कि वर्ण, वर्ण का मतलब यह होता है कि स्वर और व्यंजन दोनों, क्योंकि हमें पता है कि वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इन दोनों को एक शब्द में बोलेंगे तो किस नाम से संबोधित किया जाएगा? वर्ण के नाम से संबोधित किया जाएगा। अब हमने इसमें बांटा कैसे? हमें 5 मूल उच्चारण स्थानों का पता था, इनका क्रम पता था कि सबसे पहले कंठ है, उसके बाद में तालु है, उसके बाद में मूर्धा है, उसके बाद में दंत है, उसके बाद ओष्ठ है। तो हमने उसी क्रम में वर्गों को लिख दिया, स्वरों के समूह को लिख दिया और एक नीचे दोनों ये छोड़ते हुए बीच में हमने अंतस्थ और ऊष्म को लिखा है और उन्हीं के अनुसार ये प्रत्यय जोड़ते हुए इनके स्थानों को हमने क्या कर लिया है? वर्गीकृत कर लिया है। ये था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जो मोटे मोटे कितने प्रकारों में होता है? 10 प्रकारों में। इसके अलावा संयुक्त अक्षरों का भी मैंने आपको बता दिया है। हालांकि पूछा नहीं जाता है, इस प्रकार के प्रश्न अभी पूछे भी नहीं गए हैं कि कौन से संयुक्त अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा। लेकिन यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि परीक्षा में हम ये तो नहीं कह सकते कि आज तक पूछा नहीं गया तो पूछेगा भी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, यही तो आपके ज़हन में सवाल आता है कि सर आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन प्रश्न तो परीक्षा में रिपीट होने का दौर है ही नहीं। इसका मतलब प्रश्न तो नया ही आएगा। नया क्या आ सकता है? नया क्या पता अब की बार आपके पेपर में यही आ जाए, अब की बार आपके पेपर में यही आ जाए। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये टुकड़े भी हमें पता रहने चाहिए, क्योंकि हम आगे एक बिंदु पढ़ने वाले हैं, शब्दकोश का साहित्यिक क्रम, या हम कह सकते हैं साहित्य कोश में शब्द ढूंढना। कैसे हम हिंदी माला वर्णमाला की डिक्शनरी या हिंदी के शब्दकोश में किसी शब्द का अर्थ निकालना हो तो जैसे अंग्रेजी डिक्शनरी में तो हम अंग्रेजी के शब्दों के प्रथम नाम के या प्रथम लेटर के अनुसार, स्पेलिंग के प्रथम लेटर के अनुसार नाम निकाल लेते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में यदि किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो उसे ढूंढने का क्रम क्या होगा, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाली चीज भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ई उत्कर्ष ऐप पर आराम से उपलब्ध है। आप वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हो और इसको आप शेयर और लाइक जरूर करें। बहुत अच्छा मैटर है। इसमें क्या हुआ, हमने जो सूत्र थे उन सूत्रों को हटा दिया है और हमने इसको वास्तव में प्रैक्टिकली रूप में बनाया है, खुद बनाया है कि वास्तव में जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से होंगे, कौन सा इनका क्रम होता है, वर्णमाला के वर्णों का क्रम क्या होता है, स्वरों का क्रम क्या होता है, व्यंजनों का क्रम क्या होता है और कौन कौन से उच्चारण स्थानों को जोड़ जोड़ करके हमने नए उच्चारण स्थानों का निर्माण किया है। ये सारी बात हमें यहाँ से प्रदर्शित हो जाती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और। अब तक हमने बात कर ली स्वर कितने होते हैं, किसे कहते हैं, 11 होते हैं, और किसे कहते हैं जो स्वतंत्र बोले जा रहे थे उन्हें हम स्वर कह रहे थे। वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं बोले गए उन्हें व्यंजन कहा गया। व्यंजनों की संख्या 33 थी जिनका वर्गीकरण हमने अच्छे से कर लिया। इससे ठीक पहले वाली क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था। लेकिन जो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, इन 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अलावा भी हिंदी में बहुत सारी वर्णमाला बच जाती है।